दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाना चाहते हैं तो आप केडीवी लाइव के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। या केडीवी लाइव में आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, जी हाँ, प्रमोशन कर सकते हैं। इसके लिए आप केडीवी लाइव की ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जब कटिहार जिला के कोरा थाना क्षेत्र के दिगरी इलाके में स्थित NH 81 पर यह हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। जब घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोरा थाना पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। जब ऐसी सूचना आ रही है कि सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई और एक ही परिवार के थे सभी। हालांकि इस बात की अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। SDPO समेत तमाम पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। हादसे के कारण गेराबाड़ी मार्ग में पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। पुलिस यातायात को बहाल करने में जुटी हुई है। दोस्तों खबर किशनगंज जिला से है, जहां मामूली विवाद में नशेरे पति ने चाकू मार करके पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने वारदात के बाद खुद पर भी चाकू से वार करके आत्महत्या करने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर के मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने खून से लथपथ दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला किशनगंज जिला के टाउन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ मामूली विवाद में नशेरे पति ने चाकू मार करके पत्नी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद पति ने खुद पर भी चाकू से वार करके आत्महत्या करने की कोशिश की। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी कविता पासवान की जान चली गई, जबकि धर्मगंज पासवान टोला निवासी घायल पति धीरज पासवान को बेहतर इलाज के लिए MGM मेडिकल रेफर कर दिया गया। जहां घटना के संबंध में मृतका की 5 साल की बेटी ने पुलिस के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि उसके पति ने ही मां की चाकू मार करके हत्या कर दी। बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। वहीं रविवार रात को भी पति पत्नी में विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि धीरज ने पत्नी कविता पर चाकू से वार कर दिया। वहीं मृतका की बहन ने कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही टाउन थाना पुलिस ने सबको अपने कब्जे में रख लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और विधि मरम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा बिहार इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। बर्फीली पछुआ हवा ने पूरे बिहार को ठिठुरा कर दिया है। यह आलम यह है कि ठंड के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है और हर रोज पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार बिहार के गया में ठंडे ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री रहा, जिसके बाद मौसम विभाग ने यहाँ शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया। इस सीजन में बिहार के किसी भी शहर में पहली बार इस तरह का ऐलान किया गया है। वहीं राजधानी पटना में भी लोग ठंड से कांपते हुए रहे। बिहार में अभी इस ठंड से राहत मिलने के आसार भी नहीं है। जब पटना में 10 जनवरी तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। इधर इस ठंड और फिर कोहरे की वजह से विमान और ट्रेन परिचालन पूरी तरीके से बेपटरी रहा। पटना आने वाली आधा दर्जन उड़ानें देरी से आई। जहां स्पाइस जेट की दिल्ली पटना फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट किया गया। वहीं ट्रेनें 15 घंटे से भी अधिक की देरी से पटना जंक्शन पहुंची। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। जब पुलिस के नाक के नीचे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जब ताज़ा मामला राजधानी पटना से है, जहां 2 गुटों में जम करके गोलियां चली। जहां खुसरूपुर थाना क्षेत्र के मालपुर में देर रात जम करके गोलीबारी हुई। गोलियों की आवाज़ से पूरा गाँव थर्रा उठा। मिली जानकारी के अनुसार 2 गुटों की मारपीट और गोलीबारी में एक युवक की मौत भी हो गई। गोलीबारी में गांव के विमल सिंह के पुत्र राम प्रताप सिंह के सिर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने के लिए समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी बिहार में पद यात्रा निकाल रही है। यह हर किसी को अपने खोए हुए जनाधार को फिर से पाना है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे आज तक बिहार में आरजेडी के साथ रही है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में तो कई सीटों पर कांग्रेस जमानत भी नहीं बचा पाए थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस खुश है क्योंकि उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। जब कांग्रेस की बिहार पदयात्रा में बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंच रहे हैं। यात्रा के प्रथम दिन मंदार बांका में भी अच्छी खासी भीड़ जुटी। इस भीड़ ने तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को परेशानी में डाल दिया। जब बिहार में मुसलमान का वोट बैंक 17% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का खाता तक नहीं खुल पाया था। दोस्तों बात करते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान पर बड़ी कार्रवाई की है। जब गंभीर आरोपों में घिरे दानिश रिजवान को मांझी ने पार्टी से के सभी पदों से मुक्त कर दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर दानिश रिजवान दोष मुक्त हो जाएंगे तो फिर उनको फिर से पार्टी में जगह मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल दानिश रिजवान को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे मांझी की पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जहां रिजवान को बिहार पुलिस की मदद से झारखंड की पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। रिजवान पर रांची के चर्चित महिला सुषमा बराइक पर गोली चलाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार झारखंड के रांची में स्थित अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास पिछले महीने चर्चित महिला सुषमा बराइक को गोली मारी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं पर मंच से गलत कमेंट किया है वह शर्मनाक है। उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद की संगत में जाने के बाद से नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनहीनता खो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो पिएगा सो मरेगा। विरोधियों को तुमको कह रह करके संबोधित करना और फिर पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं की सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत अमर्यादित और फिर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रजनन दर पर काम करने और फिर जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से इसके लिए केवल महिलाओं की अशिक्षा और फिर पुरुषों की मनमानी को गाली की तरह बयां कर रहे हैं वह एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है। मोदी ने कहा है कि वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रजनन दर पर ऐसे सड़क छाप बयान की मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि कल तक वह अनाथ था, जहाँ उसके भविष्य पर प्रश्न था, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे न सिर्फ माता पिता ने दिया बल्कि वे एक सुनहरा भविष्य भी दे दिया। जब बेगूसराय के अनाथालय में रहने वाले 2 साल के धर्मराज कुमार को जन्म देने वाले माता पिता ने ठुकरा दिया था, अब स्वीडन की एक दंपति ने उसे गले लगा लिया है। जब बचपन से ही माँ बाप के प्यार से महरूम धर्मराज अब विदेश में अपने नए माता पिता के साथ जिंदगी जिएगा। वे 2 साल से बेगूसराय के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रहा था। कुछ दिन पहले पटना से भी एक बच्चा विदेश गया है, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करके शनिवार को विदेशी दंपति ने उसे गोद ले लिया है। धर्मराज को 2 साल पहले लखीसराय जिला की बाल कल्याण समिति ने बेगूसराय के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान में भेजा था। तब से धर्मराज यहीं रह रहा था। जब स्वीडन के डेनियल और फिर कैटरीना यहाँ आए तो फिर उन दोनों को ये बहुत पसंद आया। फिर दोनों उसे गोद लेने की प्रक्रिया में जुट गए। इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें तकरीबन 1.5 साल लग गए। जब पिछले 2 साल से धर्मराज को पाने के लिए लालिया, डेनियल और कैटरीना बेगूसराय पहुंचे, फिर पूरी प्रक्रिया करके बच्चों को उन्हें वो सौंप दिया गया। स्वीडन निवासी कैटरीना और फिर डेनियल बच्चे को गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि CARA की साइट पर बिहार को चुना था। दोस्तों अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये खबर बिहार की नहीं है, लेकिन बहुत काम की खबर है। ये खबर उत्तराखंड की है। जी हाँ, उत्तराखंड जोशीमठ में भू धसान के कारण मचे हाहाकार के बीच राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आ गई। इसमें कहा गया है कि रहवासियों को तत्काल प्रभाव से विस्थापित किया जाए।
क्षतिग्रस्त घरों को ढाया जाए और मलबा हटाया जाए। कमेटी ने कई बिंदुओं को लेकर के जांच की है। उसने सरकार को बताया है कि जेपी कॉलोनी से मरवाड़ी ब्रिज तक सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि पानी का बहाव यहीं तक था। इसी पानी की वजह से जमीन के अंदर खाली जगह बनी और धंसाव हुआ। इन सब के कारण दरारें पड़ी। ये दरारें 1 मीटर तक गहरी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन अब कुछ जगह समतल नहीं रह गई है। इसकी वजह से दीवारों और फिर भवनों की नींव कमजोर हो गई है। नींव कमजोर होने की वजह से घरों और फिर मैदानों में दरारें दिखाई दे रही है। सरकारी एजेंसियों ने अभी तक पानी का सैंपल नहीं लिया है। इस सैंपल को फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट बताती है कि भू धंसाव के लिए सर्वे किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना कार्य 7 जनवरी से शुरू हो गया है। ये काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में जातियों को गिना जाएगा। वहीं पर जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सरकार से बेरोजगारों की भी जनगणना कराने की मांग की है। जब मीडिया से बातचीत करते हुए राजू दानवीर ने कहा कि सन 1931 में जातिगत जनगणना के बाद आज तक किसी सरकार ने इसकी हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन केंद्र सरकार की अनाकाली के बाद बिहार सरकार ने एक अच्छा कदम जातिगत सर्वेक्षण के रूप में उठाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी आज युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है, वैसे में बेरोजगारों की भी जनगणना हो और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार कारगर कदम उठाए और बेरोजगार युवाओं पर लाठियां ना भांजे। राजू दानवीर ने कहा है कि केंद्र की सरकार ने रोजगार के नाम पर देश भर के युवाओं को ठगने का काम किया है। नतीजा, देश में बेरोजगारी की दर साल दर साल बेहद तेजी बढ़ती गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर के विवाद खड़ा कर दिया है कि राज्य में यानी कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण नहीं आएगी, यह क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, पुरुष लापरवाह है। नीतीश कुमार वैशाली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर महिलाएं पढ़ती है तो फिर प्रजनन दर गिर जाएगी। ये हकीकत है। आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। या पुरुष को ये ध्यान नहीं रहता है कि उसे हर दिन बच्चे को जन्म नहीं देना है। आज महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। मर्द लोग अपने तरीके से रोज रोज करते ही रहते हैं, यानी कि पत्नी से संबंध बनाते हैं। उसको ध्यान में नहीं रहता है कि बच्चा पैदा नहीं करना है। महिलाएं पढ़ी रहती है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं अगर पढ़ी होती तो फिर उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता कि भाई कैसे हमको बचना है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी पर विपक्षी भाजपा ने उनकी अभद्र भाषा, राज्य की छवि को खराब करने के लिए आलोचना की है। विपक्ष के मुताबिक राज्य में प्रजनन दर की व्याख्या करने के लिए अनुचित भाषा का उपयोग करके उन्होंने पद की छवि को धूमिल किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जम करके हमला बोला। उन्होंने झारखंड में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो फिर हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के सवाल उठाते हुए चुटकी ले रहे हैं। अमित शाह ने झारखंड में कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी वे आदिवासी विरोधी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर नौकरियों के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। जनजातीय समुदाय के कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर धोखा दिया गया है। अगर युवाओं को नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो फिर हेमंत सरकार तुरंत कुर्सी खाली कर दो, हम झारखंड में नौकरी देने का काम करेंगे। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने कमेंट किया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों में 7 लाख से अधिक पद खाली है, लेकिन उन पर कोई भी नौकरी नहीं निकली है। यूपी में शिक्षकों कर्मचारियों के लाखों पद खाली है, पर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ नौकरियां कब देंगे अमित शाह जी, या हर राज्य के लिए अलग अलग जुमला ही पड़ेंगे। वहीं पर रवि नाम के एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा है कि जैसे मोदी जी नौकरी दे रहे थे, आप लोग केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। फिरोज नाम के एक यूजर ने सवाल किया है कि अमित शाह जी, हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले नंबर पर है, कब दिला रहे हो खट्टर से इस्तीफा। वहीं पर शैलेंद्र यादव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जहां जहां सरकार है वहां नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और बातें करते हैं झारखंड में नौकरी देने की। अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो फिर कुर्सी खाली करो। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 24 किलोमीटर की यात्रा करके भागलपुर जिले में प्रवेश कर गई है। बांका भागलपुर बॉर्डर के समीप रतनगंज में एक स्कूल से आज यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद कर रहे हैं। यात्रा में कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा समेत कई विधायक, नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ 2 दिनों में यात्रा 53 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद खगड़िया जिले में प्रवेश कर जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के क्रम में सीवान जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पंचरुखी प्रखंड के सुपोली गांव पहुंचे और वहां लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जीविका द्वारा संपोषित भैंस पालन, श्रृंगार की दुकान, जनरल स्टोर का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया और फिर उनके लाभुकों से बातचीत की। महादलित टोले में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की लगाई गई सूची को मुख्यमंत्री ने देखा और उसके संबंध में जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, जब कोई भी इससे वंचित ना रहे, इस पर ध्यान दें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बीते कुछ समय से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को भी खूब जुबानी तीर छोड़े और कहा कि बिहार के सीएम चाहते हैं कि 2025 में राजद सत्ता में आए एवं भस्मासुर यानी कि राक्षस को सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं, जिससे वे जंगल राज से लोग परेशान हो जाएं, तब उन्हें एक बेहतर सीएम के तौर पर याद कर सकें। इसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भस्मासुर कह रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने शनिवार को पूर्वी चंपारण में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं? ये उनकी सोची समझी रणनीति है। यदि 2025 तक सत्ता में रहना है तो फिर राजद को साथ में लाओ तथा जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा करके जाओ, जिससे बिहार के लोग भोगे और उन्हें एक बेहतर सीएम के तौर पर याद करें। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के बाद जब बिहार जंगल राज वापस आएगा तो फिर लोग उन्हें एक बेहतर सीएम के तौर पर याद कर सके। यह नीतीश कुमार का बदला लेने का स्वभाव है कि वह प्रदेश के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने मुझे 40 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं यानी कि नीतीश कुमार बिहार को ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा जिससे आप मुझे एक बेहतर सीएम के तौर पर याद कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर दिया है। जहां पटना गया जैसे एक दर्जन जिलों का तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। यहां तक कि भीषण ठंड के कारण बिहार में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बिहार में ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई प्रकार की सरकारी पहल की बातें इन दिनों हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में ठंड से लोगों का जीवन बचाने की बात करने का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि पिछले कई दशक से इसी तरीके से हर साल ठंड में लोगों का जीवन बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती रही है। 40 साल पहले तो बिहार की ठंड का मुद्दा लोकसभा में भी उठा, तब ये मुद्दा दिवंगत रामविलास पासवान ने उठाया था। रामविलास पासवान ने कहा था कि लोग ठंड से कम और गरीबी तथा अभाव से ज़्यादा मरते हैं। दशकों पहले लोकसभा में कही गई रामविलास पासवान की वे बातें आज भी ज़मीनी हकीकत बनी हुई है। तब दिसंबर 1981 में रामविलास पासवान ने कहा था कि जो पहला अहम सवाल है वो है गिनती का, इसमें कोई महत्व नहीं रखता है। जब बुनियादी सवाल यह है कि लोग मर क्यों रहे हैं और मरने वाले लोग कौन हैं? क्या ठंडक इस देश में ही है या फिर ठंडक इस देश के बाहर दूसरे मुल्कों में भी है? क्या इस देश में ही ठंडी गर्मी है या फिर इससे ज़्यादा अरब मुल्कों में जहां 6-6 महीने बर्फ़ रहती है, जहां वहां कभी लोगों के मरने का सवाल नहीं आता है, जहां आग बरसती है वहां से मरने की शिकायत नहीं आती है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बहुत ठंडक है, लेकिन दिल्ली की अपेक्षा बिहार में ज़्यादा लोग मर रहे हैं। दिल्ली की अपेक्षा यानी कि दिल्ली की तुलना में बिहार में कम ठंडक है, लेकिन अगर इसकी तह में आप जाएंगे तो फिर मरने वाले गरीब हैं, भूखमरी से मरने वाले हैं। ये मरने वाले वही हरिजन, आदिवासी, पिछड़े समुदाय के लोग और दलित वर्ग के लोग हैं। रामविलास पासवान ने कहा था कि लू किसको मारती है? जिसके पेट में अन्न नहीं रहता उसको मारती है। लू के दिनों में भरपेट पानी पीजिए तो लू नहीं लगेगी, लेकिन जिसके पेट में पानी भी नहीं रहेगा तो फिर उसको लू तो मारेगा ही, लू लगेगा ही। ठंडक किसको मारती है? जिसके पेट में अन्न नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1 बजे समाधान यात्रा के तहत सीवान के महाराजगंज प्रखंड के सोनवर्षा में स्थित मदरसा
अरबिया नेमिया पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि इस बार उन्होंने जानबूझ करके इस यात्रा की शुरुआत की है, क्योंकि उन्हें ये देखना था कि योजनाओं की वास्तविकता क्या है और क्या क्या करना बाकी है। इसमें मदरसों का जीर्णोद्धार भी मुख्य रूप से है। जब पढ़ाई के अलावा यहाँ विज्ञान, कंप्यूटर सहित अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है, ये देख करके बहुत अच्छा लगा है। अब ये लोग चाहते हैं कि मदरसा का विस्तार किया जाए तो फिर उसे भी कर देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने सुझाव दिया है कि इस मदरसा के भवन के ऊपर ही और निर्माण कराया जाए। नज़दीक में ही मदरसा बोर्ड की ज़मीन है, इस ज़मीन पर हॉस्टल बनाएं, सरकार हर संभव मदद करेगी। जब मदरसों में पहले किसी को कुछ नहीं मिलता था, धीरे धीरे सब कुछ शुरू हुआ है। योजनाओं के निरीक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा का उद्देश्य यही है कि आम जन के लिए शुरू की गई योजना का लाभ कितना मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप है। सर्दी का मौसम जहां भीषण गर्मी से छुटकारा दिलाता है, तो वहीं अपने साथ कई तरह के इन्फेक्शन, वायरल डिजीज भी लेकर के आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार, निमोनिया से इस मौसम में लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में जरूरी है ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करना, ताकि आपको बीमारी परेशान ना कर सके। ये तभी संभव है जब ठंड के मौसम में वरदान साबित होने वाले मौसमी फलों को अपने खान पान में शामिल करेंगे। इस समय फल बहुत हद तक सस्ते मिल जाते हैं, जहाँ इसके सेवन से हम अपने शरीर के अंदर आने वाली बीमारियों को बहुत हद तक रोक पाने में सफल होते हैं। जब विंटर सीजन में इन फलों का जरूर सेवन करना चाहिए। अमरूद कई लोगों का सर्दी के मौसम में सबसे फेवरेट फल होता है। खास तौर से बच्चों को लाल अमरूद देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जब फाइबर से भरपूर अमरूद शुगर पीड़ितों के लिए तो फायदेमंद है ही, ये विटामिन सी और फिर एंटीऑक्सीडेंट की खान है। जबकि नाशपाती डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। जब खास तौर से आंतों की प्रक्रिया को दुरुस्त करने में नाशपाती बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ई और सी भी होता है, जो स्किन की चमक भी बढ़ाता है। उसके बाद बात करते हैं संतरे के सेवन के बारे में। तो संतरे में विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर होता है। इसमें मौजूद तत्व इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में कारगर होते हैं। इस मौसम में उपलब्ध खट्टे फलों को डाइट में ज़रूर शामिल करें। खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बना करके और अपने शरीर को बीमारियां, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। उसके बाद बात करते हैं सेब और अनार की फ़ायदे के बारे में। तो सेब तो गुणों की खान है। जब वैसे तो अब सेब हर महीने उपलब्ध होता है, लेकिन सर्दियों में उपलब्ध सेब जरूर खाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मौसम में बड़ी ठंडक अपने साथ कई बीमारियों को न्योता देती है। जब खास करके बुजुर्ग और फिर बच्चों पर जाड़े के असर से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। यही ठंडक अक्सर हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता देती है। लेकिन इससे भी खतरनाक बीमारी है एक, जो सर्दियों में बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती है। एक ऐसी बीमारी जिसकी रिकवरी आसान नहीं होती है और कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये रोग है पैरालिसिस यानी कि लकवा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लकवा क्या है। तो जहाँ ठंड से पूरा बिहार घिरा हुआ है और लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है, वहीं लकवा जैसी गंभीर और फिर खतरनाक बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि बहुत ज़्यादा तापमान गिरने से पैरालिसिस यानी कि लकवे के केस बहुत बढ़ रहे हैं। जब कभी कभी ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। जब ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ का पूरा शरीर धराशायी हो जाता है या तो फिर काम करना बंद कर देता है। लकवा छोटा भी हो सकता है, जिसमें शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे। यह चेहरे का एक भाग भी काम करना बंद कर सकता है और अगर ज़्यादा असर होता है तो फिर शरीर का एक साइड का आधा या फिर पूरा ही शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। इसकी वजह से मरीज़ चलने फिरने में असक्षम हो जाते हैं, जो उसे जीवन भर की समस्या हो सकती है। यही नहीं, क्रॉनिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे बेड सोर भी हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अटैक की वजह क्या हो सकता है। तो लकवे के अटैक के पीछे की वजह रक्तचाप में अचानक बदलाव होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव होता है। जी हाँ, नॉर्मल चल रहे ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना या फिर घटना। डॉक्टर विनीत गुप्ता कहते हैं कि आसान शब्दों में कहें तो सर्दियों के समय खून की नलियां कठोर हो जाती है। इसकी वजह से इसकी संकुचन की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में कभी कभी हृदय तो ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अचानक इस बदलाव की वजह से शरीर में मौजूद खून की बारीक नलियां फट सकती है। दूसरा, बारीक नलियों की दीवार मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वे नलियां शरीर के जिस भाग
को रक्त की सप्लाई कर रही होती है वह रुक जाता है। ऐसे में आसपास की टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज लकवाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से अब बस के जरिए यात्री सीधे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और यूपी जैसे राज्यों की यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले बिहार से देश की राजधानी दिल्ली के लिए बस सेवा जारी है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना और शहर दरभंगा से दिल्ली तक के लिए पहले ही बस सेवा चालू हो चुकी है और लंबे समय से ये सेवा निरंतर जारी है। जी वहीं अब बिहार से 140 से अधिक बसों की नई खेप यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के कई शहरों के लिए चलेगी। इन राज्यों के साथ बिहार पथ परिवहन निगम का पारंपरिक परिवहन समझौता हो गया है। इससे 70 से ज़्यादा मार्गों पर लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए रूट का निर्धारण भी किया जा चुका है कि आखिर किन मार्गों से होकर के इन बसों को गुजरना है। अधिकारियों की माने तो ये ऐसे मार्ग है जहां बसों का परिचालन कम होता है। ऐसे में इन मार्गों पर लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए यह तैयारी की गई है। यह बिहार के विभिन्न जिलों से यह बस सेवा शुरू होगी, जिसके जरिए लोगों को सुविधा मिलेगी। इन रूटों पर परमिट के लिए काफ़ी समय से रिक्तियां थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक सप्ताह में तीसरी बार पथराव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रविवार को ट्रेन के C14 डिब्बे पर पथराव हुआ, जिसके चलते बोलपुर के रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रोकना पड़ा। इस घटना के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन बाधित हो गया। हालांकि पथराव में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच पड़ताल जारी है। घटना स्टेशन को पार करके मालदा स्टेशन पहुंचने से पहले हुई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ था। पारंपरिक जाँच में पता चला है कि यह घटना तब हुई जब ट्रेन बिहार से गुजर रही थी, जब बीजेपी ने घटना की जांच के लिए NIA के हस्तक्षेप की मांग की थी। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज महिला पुलिसकर्मियों की स्वयं की शिकायतों के निपटारे के लिए SP डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू की पहल पर महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। जी हाँ, किशनगंज जिले में महिला पुलिस की संख्या में वृद्धि के बाद ये पहल की गई है। हेल्प डेस्क में पुलिस विभाग से संबंधित कर्मी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। इससे SC ST से जुड़ी हुई मामलों की शिकायतें भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क कार्यालय जैसे ही होगा जहां महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, वहां पर किसी भी दिन शिकायत दर्ज करा जा सकता है। हेल्प डेस्क में बॉक्स भी लगाया जाएगा, जिसमें अगर शिकायत करता चाहे तो फिर गुप्त रूप से भी आवेदन डाल सकती है। शिकायत बॉक्स को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में खोला जाएगा। शिकायत मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। इसकी जांच DSP या फिर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी कराएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इस ठंड के मौसम में सुबह की सैर से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन बाहरी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यह कहना है दिल्ली के एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार ने खास करके बुजुर्गों से ये अपील की है कि वे सर्दियों में सूर्योदय से पहले सुबह की सैर से बचें। डॉक्टर मनोज कुमार ने शनिवार को 8 जनवरी को कहा कि बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल ये युवाओं में भी देखा जा सकता है। हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए ये जरूरी है कि कमज़ोर दिल वाले लोग या फिर बीमार लोग सर्दियों में सूर्योदय से पहले सुबह की सैर से बचें। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के बिहार RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अपने इस बयान की वजह से जगदानंद सिंह मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दूं कि राजद नेता जगदानंद सिंह का राम मंदिर को लेकर के यह बयान उस वक्त सामने आया है जब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा के बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। जगदानंद सिंह के बयान से पहले JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। यह रिपोर्ट के मुताबिक JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। अगर देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारों के लिए रोजगार का वादा पूरा कर देते तो फिर अच्छा होता। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने राम मंदिर के दर्शन की तारीख
तो बताई, लेकिन यदि वे 1,80,00,000 बेरोजगारों को रोजगार देने की तारीख भी बता देते तो फिर अच्छा होता। तो वहीं पर बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में राम को लोगों के दिल में से छीन करके सिर्फ पत्थरों के आलीशान भवन में बैठाया नहीं जा सकता। हम लोग हैं राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं हैं, हम लोग हे राम वाले हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस देश में इंसानियत से बड़ा उन्वादियों के राम बचे हुए हैं। अब लोगों गरीबों अयोध्या के राम सबरी के जूठन खाने वाले राम नहीं हैं, बल्कि पत्थरों के भीतर कैद रहने वाले राम होगा। दोस्तों, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, बेगूसराय समेत पूरे बिहार में शीतलहर चल रहा है, जब कोसी सीमांचल के इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार में लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने कनकनी बढ़ा दी है। अधिकतर इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी हम बात करेंगे कि अब मौसम कैसा रहेगा। तो बात करते हैं कि किशनगंज में ठंड और कनकनी के बीच कल सूर्य की लुका छिपी से लोग परेशान रहे, जब कुहासा शीतलहर के कारण दिन भर ठंड का तेज असर बना रहा। ठंड बढ़ने से लोग घर से निकलने से कतराते रहे। रविवार की सुबह और सोमवार की सुबह से ही कुहासा का असर और पछुआ हवा की कनकनी से आम जनजीवन प्रभावित रहा। लोग घरों में अलाव तापते दिखे। वहीं पर पूर्णिया के बारे में बात करें तो पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी अब पूर्णिया पर भी भारी पड़ने लगा है। जहाँ पूर्णिया शहर समेत पूरे जिले में अभी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। जब कल पूर्णिया में कोल्ड डे रहा, जिसमें मौसम के अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान के बीच महज 6 डिग्री सेल्सियस का फासला रह गया। वैसे अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे चल रहा है। यही वजह है कि धूप निकलने के बावजूद भी दिन में कनकनी बनी रही। पूर्णिया में कल अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कल इस मौसम में बहुत बदलाव नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज इस मौसम में बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि रात के समय तापमान में और गिरावट आएगी, जबकि हवा की रफ्तार में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी पूर्णिया में अधिक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम विशेषज्ञों के माने तो इसके कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। आगामी 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं पर कटिहार के बारे में बात किया जाए तो कटिहार में लगातार दिनों दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहाँ कल भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ कल सबसे ज़्यादा कोल्ड डे भरा दिन रहा। जहां इधर बढ़ते ठंड के बाद लोगों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। अगले 1 सप्ताह में ठंड में कमी आने की कोई भी संकेत नहीं है। वहीं सुपौल के बारे में बात किया जाए तो सुपौल जिले में भीषण ठंड का प्रकोप बीते 1 सप्ताह से लगातार जारी है, जिससे सभी वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां ठंड के साथ सर्द पछुआ हवा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मधेपुरा के बारे में बात किया जाए तो मधेपुरा जिले में लगातार जारी हार कपा देने वाली ठंड और पछुआ हवा से शुरू हुई जानलेवा कनकनी बढ़ती ही जा रही है। कड़ाके की ठंड के साथ चल रही पछुआ हवा स्थानीय लोगों एवं राहगीरों को कपकपा रही है। जी हां, पारा लगातार नीचे की ओर लुढ़क रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।